मैं थोड़ा-सा स्टेट बैंक के हवाले से डिस्कशन तो बहुत हो रहा है। मेरा जो इसमें व्यूज़ हैं थोड़े-से अनकन्वेंशनल होंगे और इसके हवाले से जो सवालात होंगे वो आखिर में हम इस पे डिस्कस भी कर सकेंगे। स्टेट बैंक की जो इंडिपेंडेंस है या सेंट्रल बैंक की इंडिपेंडेंस है, इसकी जो मैं इस पे एक फिलॉसॉफिकल या इकोनॉमिकल बैकग्राउंड पहले देना चाह रहा हूँ कि क्या इसके बेसिस हैं, क्या बैकग्राउंड है। आपको पता है पिछले 30-40 साल से जो है वो न्यू लिबरलिज़्म जो है वो दुनिया पे छाया हुआ है, जिसमें ग्लोबलाइज़ेशन की बात हो रही है, टैक्सेस के कम करने की बात हो रही है। और ये न्यू लिबरलिज़्म जो है वो बेस कर रहा है क्लासिकल इकोनॉमिक्स में, जिसमें हम यानी एडम स्मिथ ने जो दिया था कि जी फ्री ट्रेड होना चाहिए, लोगों के लिए इसमें बेहतरी है, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू बिज़नेस होना चाहिए। और जो उसके व्यूज़ थे उसमें ये बात थी कि इकोनॉमिक्स के अंदर जो किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो मेन एम्प्लॉयमेंट होगी और बाकी चीज़ें होंगी वो डिमांड एंड सप्लाई से खुद ही मैनेज हो जाएँगी। और इसमें किसी की इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब इंटरफेरेंस से के बगैर जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट है, वो इकोनॉमी को ड्राइव कर रहा होगा। और ये व्यू जो है वो तकरीबन 100 डेढ़ 200 200 साल तक चलते रहे। लेकिन 1930 में जब ये ग्रेट डिप्रेशन हुआ, तो उसमें ये बड़ा मतलब पूरे अमेरिका के अंदर ये इश्यूज हुए कि जी एम्प्लॉयमेंट खत्म, रिसेशन बड़ा लॉन्ग हो गया। और तो उस वक्त फिर ये लॉर्ड केन्स जो 20वीं सदी का मशहूर इकोनॉमिस्ट है, उसने भी ये दिया कि जी जब जब भी इस तरह की सिचुएशन होगी जिसमें प्राइवेट लोग और प्राइवेट फर्म्स अपना डिमांड उनकी ना हो, तो उसमें गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है और गवर्नमेंट डिमांड इंक्रीज करती है, जिससे दोबारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। और अगले 30 साल फिर ये उसके व्यूज जो है वो डोमिनेंट रहे और एम्प्लॉयमेंट भी रही उस जमाने में। यूरोप और में अगर आप इन्फ्लेशन देखें तो वो भी 3-4 मतलब तकरीबन डबल डिजिट में, जो आज हम इन्फ्लेशन से परेशान हो रहे हैं, 15-20% एवरेज इन्फ्लेशन रहा है जर्मनी, फ्रांस वगैरह के अंदर। लेकिन उन 30-40 सालों को वो अपने गोल्डन 30 ईयर्स कहते हैं, जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुई, बड़ी डेवलपमेंट भी हुई। लेकिन फिर ये कि 1970 के अंदर दोबारा से ये बात हुई जब ऑयल प्राइस के शॉक्स आए, जिसमें इन्फ्लेशन बढ़ गई और ग्रोथ भी नहीं हो रही थी। तो ये न्यू लिबरल्स की बात आई। इस न्यू लिबरलिज्म को दो लोगों ने लीड किया। एक हाइक बड़ा मशहूर इकोनॉमिस्ट है, और इन लोगों का ये ख्याल था कि जी गवर्नमेंट जब भी किसी चीज़ में इंटरफेयर करती है तो वो चीज़ खराब ही कर देती है। तो डिमांड एंड सप्लाई की बेसिस पे चीज़ों को होना चाहिए, और यही आपके लिए हमारे लिए बेहतर है। और उसमें उनका ये ख्याल था, एक और जो मशहूर इकोनॉमिस्ट था मिल्टन फ्रीडमैन, उसका ये ख्याल था कि बकिया तो गवर्नमेंट तो कुछ ना करे, लेकिन ये कि मनी सप्लाई जो है वो ठीक होनी चाहिए। और मनी सप्लाई अगर अगर बरकरार रहेगी तो इकोनॉमी जो है वो तरक्की करती रहेगी। उसका ये व्यू था कि 1930 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया, उसकी मेन वजह ये थी कि उस वक्त सेंट्रल बैंक ने जो है वो इंटरफेयर नहीं किया, और उसने जो है वो उस वक्त के बैंक्स को बेल आउट नहीं किया, और उसके नतीजे में इतना तवील रिसेशन हुआ। तो ये जो ख़्यालात थे, ये 1900 यानी जब ये कीन्स के ख़्यालात के बाद ये ख़्यालात डोमिनेंट हुए, और अटलांटिक के इस तरफ जब मार्गरेट थैचर और वहाँ पे रेगन ने दोनों जगहों पे ये वो इक़्तिदार सँभाला, तो इन व्यूज़ को बड़ी वो मतलब बड़ी जो है वो तक़वियत मिली। और जो ग्लोबलाइज़ेशन, उन्होंने टैक्सेस को बड़ा तेज़ी से कम किया। यानी आप ये देखिए कि अमेरिका में मार्जिनल टैक्सेस 1970 में तकरीबन हाई रेट के मार्जिनल टैक्सेस 90% थे, जो ड्रास्टिकली कम हुए। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को कम किया गया, ग्लोबलाइजेशन हुई, और उसके नतीजे में हुआ कि बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो हैं वो फॉर्म हुई, और वो कंपनीज़ जो हैं वो इवन यानी मुल्कों से बड़ी हो गई हैं। और जब ये बात ये हुई कि जी मार्केट को खुद ही रन होना चाहिए, गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वो गवर्नमेंट जब इंटरफेयर करती है तो चीज़ें खराब होती हैं। और क्योंकि पॉलिटिशियन जो हैं वो शॉर्ट टर्म व्यूज़ उनके होते हैं, और वो व्यूज़ जो हैं वो इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं होते। लेकिन 1980 से जब ये न्यू ग्लोबलिज़्म आया, तो उसके बाद हमने देखा कि 2008 के अंदर दोबारा ग्रेट रिसेशन हुआ, और दौलत जो है वो कंसंट्रेट भी होती गई, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप टैक्सेस कम करेंगे, आपकी सारी पॉलिसीज़ ये होंगी कि जी चीज़ों यानी फ्री मार्केट हो, तो उसके अंदर वो लोग के जो कैपिटलिस्ट हैं उन्होंने अपनी दौलत को जमा भी किया। यानी आप सोचें कि इस वक्त दुनिया में 1% लोगों के पास 1% लोगों के पास तकरीबन 55-60% दौलत जमा हो गई है, जो कि 30-40 साल पहले सिर्फ 20-25% थी। तो बड़ी तेजी से दौलत कंसंट्रेट हो रही है। और इन लोगों ने किया ये कि फिर इसको यानी जब गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे तो उसके बदले में उन्होंने ये कहा कि जी टेक्नोक्रेट्स की वो होनी चाहिए, और टेक्नोक्रेट्स में
सेंट्रल बैंक, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि गवर्नमेंट तो इंटरफेयर ना करे, लेकिन क्योंकि आप पैसे जो यूज़ कर रहे हैं, मनी जो यूज़ कर रहे हैं वो गवर्नमेंट की है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए एक इदारा स्टेट बैंक होना चाहिए। उसको उसको उसके पास ठीक-ठाक पावर होने चाहिए ताकि वो चीज़ों को कंट्रोल कर सके। तो ये जो है वो था, और ये जो आईएमएफ के थ्रू और वर्ल्ड बैंक के थ्रू इस ख्याल को कि जी ये सेंट्रल बैंक को गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये पूरी दुनिया में फैलाया गया, और ये हर जगह पे ये वर्ल्ड वाइड इशू है कि सेंट्रल बैंक को इंडिपेंडेंस कर रहे हैं। उसके अलावा जो दूसरी बात मैं करना ये चाह रहा था कि आईएमएफ ने जो है वो इन्फ्लेशन को बहुत ज़्यादा उसको हमने टारगेट किया, यानी ग्रोथ की जगह या इनकम इनइक्वालिटी की जगह सारा फोकस हो गया कि आप यहाँ प्राइस को कंट्रोल रखें। प्राइसिंग जो है वो ये ना हो कि प्राइसेस बढ़ जाएँ, और अभी आप देख ही होंगे हमारे मीडिया पे हर जगह इन्फ्लेशन की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। तो ये इसका बैकग्राउंड था कि ये वर्ल्ड वाइड एक इशू है। अच्छा, इसके बाद ये कि जो सेंट्रल बैंक के लिए जो इंडिपेंडेंस के हवाले से 2 मेजर इंडेक्सेस हैं, जीएमटी और सीडब्ल्यूएम। इसमें नॉर्मली वो 3-4 इंडिकेटर्स को देख रहे होते हैं। एक ये कि सेंट्रल बैंक का हेड कैसे अपॉइंट होता है, उसको कैसे टर्मिनेट किया जाता है। ये बात ये है कि अगर अगर आप सेंट्रल बैंक को गवर्नमेंट किसी को भी टर्मिनेट कर सके, तो इसका मतलब ये है कि सेंट्रल बैंक सबसर्विएंट होगा, और वो अपनी चीज़ें जो मॉनेटरी उसकी पॉलिसीज़ हैं, जो उसकी रेगुलेटरी पॉलिसीज़ हैं, वो उसको नहीं एक्सरसाइज कर सकेगा। दूसरी चीज़ ये कि वो ये देख रहे होते हैं कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक के हेड के दरमियान क्या कॉन्फ्लिक्ट लेवल क्या है। यानी अगर कॉन्फ्लिक्ट लेवल ज़्यादा है, सेंट्रल बैंक प्राइसिंग के ऊपर बात कर रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रोथ पे बात कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंट है। तीसरी चीज़ है कि मॉनेटरी टारगेट कौन सेट कर रहा है, इन्फ्लेशन के टारगेट और इंटरेस्ट के टारगेट्स ये सेंट्रल बैंक तय कर रहा है, ये गवर्नमेंट तय कर रहा है, क्योंकि उनके ज़हन में ये ख्याल है कि गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है वो पॉलिटिशियन शॉर्ट टर्म व्यू ले रहे होते हैं, तो सेंट्रल बैंक करे तो ये हालांकि वैसे तो वो डेमोक्रेसी की बड़ी बात करते हैं, लेकिन इस मामले में वो टेक्नोक्रेट्स की बात कर रहे हैं। और चौथी जो चीज़ वो देख रहे होते हैं वो ये कि जी क्रेडिट लैंडिंग जो गवर्नमेंट को हो रही है, क्योंकि टैक्सेस जमा नहीं हो रहे, तो जो क्रेडिट लैंडिंग हो रही है वो लैंडिंग की क्या लिमिट्स है। तो इन चारों चीज़ों को नॉर्मली वो देख रहे होते हैं, और उसके लिहाज से पिछले 30 सालों के अंदर जो डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज, इनमें उन्होंने वो एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है, जिसमें डेवलप कंट्रीज जो है वो तकरीबन 30 साल पहले 45% उनके हाल में इंडिपेंडेंट थे, जो अब 60% हो गए, और डेवलपिंग कंट्रीज भी 35 से 60% इस वक्त इंडिपेंडेंट है। इस वक्त तकरीबन डेवलपिंग और एडवांस दोनों कंट्रीज जो भी उनका क्राइटेरिया, उसके लिहाज ये जो 4 क्राइटेरिया उनके लिहाज से 60% इंडिपेंडेंट है। और पाकिस्तान ने भी इस अरसे के अंदर ये नई बात नहीं है, पिछले 1993 से लेके जो है वो इंडिपेंडेंस की बात शुरू हुई, और ये इंडिपेंडेंस बढ़ी है। 1911 में भी 2011 के अंदर फिर इंडिपेंडेंस में खासी बात हुई है। तो पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस का जो कोफिशिएंट है वो भी 25 से 45% तक आ गया है। ऑल्दो कि ये और जो वर्ल्ड ममालिक हैं उनके लिहाज से थोड़ा सा पीछे है, लेकिन ये कि स्टिल ये जो है वो खासा मतलब खासा इसके अंदर भी इन्होंने प्रोग्रेस की है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि जो सेंट्रल बैंक है उसकी इंडिपेंडेंस के हवाले से जो है वो 3 जो बड़े इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं, उनकी क्या रिलेशनशिप है। एक इन्फ्लेशन क्या है, ग्रोथ, इनइक्वालिटी। इन्फ्लेशन के हवाले से ये बात है कि 3 बड़े सर्वेज स्टडीज़ हैं। एक इसकी हार्वर्ड की स्टडी है, एक जर्नल ऑफ यूरोपियन जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स की है, और इन तीनों स्टडीज में उन्होंने बताया है कि सेंट्रल बैंक जो का जो मेन काम उसको दिया गया है कि वो प्राइस स्टेबल रखे, उसके साथ उसका कोई रिलेशनशिप बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। यानी ये नहीं है कि आपने सेंट्रल बैंक को इंडिपेंडेंट कर दें तो आप प्राइस स्टेबल रहेगी। हमने ये पिछले दौर में देखा, अभी पिछले 1.5 साल पहले बड़ी इन्फ्लेशन बढ़ गई थी, तकरीबन 15-16% पे आ गई थी, और सेंट्रल बैंक ने अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत इंक्रीज कर दिया था, यानी तकरीबन 6.5% से 13% पे आ गए, और फिर भी जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हुई, और इन्फ्लेशन जो है वो उसी तरीके से बरकरार रही। तो कोई जो बात की जा रही है कि हम सेंट्रल बैंक को इंडिपेंडेंस इसलिए कर रहे हैं कि प्राइस स्टेबिलिटी होगी, वो स्टेबिलिटी जो है वो स्टडीज के साथ साबित है कि कोई बहुत डायरेक्ट कॉरिलेशन नहीं है। फिर दूसरी चीज ये कि उसकी ग्रोथ के साथ क्या पोजीशन, ग्रोथ के साथ क्या रिलेशनशिप है। ग्रोथ के हवाले से जो कुछ स्टडीज में कहते हैं कि कोई रिलेशनशिप नहीं है, कुछ स्टडीज का ख्याल है कि शॉर्ट टर्म में ग्रोथ के लिए नेगेटिव है, क्योंकि स्टेट बैंक कंट्रोल करने की कोशिश करता है प्राइस स्टेबल करने के लिए, वो मॉनेटरी पॉलिसी को सख्त कर रहा होता है। तो शॉर्ट टर्म में जो है वो ग्रोथ आपकी नेगेटिव हो सकती है, लेकिन लॉन्गर टर्म के अंदर आपकी ग्रोथ में जो है वो बेहतरी होगी। लेकिन जो अभी रिसेंट एक सर्वे एक स्टडी आई है 2016 की, उसके अंदर उन्होंने क्लियरली एडवांस कंट्रीज के बारे में बताया है कि सेंट्रल बैंक की इंडिपेंडेंस से उनकी ग्रोथ रेट नीचे गया है। तो ये जो दूसरी बात है कि ग्रोथ का जो है वो उसमें थोड़ा सा नेगेटिविटी है।
और तीसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो इनइक्वालिटी की है, जो मैं आपको कह रहा था कि न्यू ग्लोबल पॉलिसीज़ जो अभी आई इकोनॉमिक्स उसके अंदर दौलत बड़ी तेज़ी से कंसंट्रेट हो रही है। और जो 1% लोग हैं उनके पास 60% दौलत जमा है, जो नीचे के 50% लोग हैं उनके पास नेगेटिव वेल्थ में आ गए। यानी इस वक़्त दुनिया में 15-20 जो बड़े लोग हैं, जिनके पास ज़्यादा दौलत है, उनको अगर आप जमा करें तो आधी दुनिया से ज़्यादा दौलत उनके पास मौजूद है। तो न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स में अब ये आप ये नहीं कह सकते कि डायरेक्टली इसकी वजह से दौलत कंसंट्रेट हो रही है या उनकी और पॉलिसीज़ की वजह से हो रही है, उन्होंने टैक्सेस भी कम किए हैं। लेकिन बहरहाल सेंट्रल बैंक की इंडिपेंडेंस के साथ-साथ पिछले 30-40 साल के अंदर दौलत की कंसंट्रेशन में भी बहुत इज़ाफ़ा हुआ है। इसका पोज़ीशन ये है कि 80% जो नई दौलत यानी ग्रोथ हो रही है दौलत में, वो 1% लोगों के पास जा रही है, जबकि ऑलरेडी उनके पास 55% वेल्थ मौजूद है। अच्छा, अब हम प्रपोज एक्ट की तरफ आते हैं, हम तेजी से बात करते जाते हैं। इसमें पहले जो है वो प्रेम्बल में उन्होंने उन्होंने आप देखें प्रेम्बल में पहले ये था कि स्टेट बैंक का काम ये था कि वो मॉनेटरी स्टेबिलिटी भी रखे और कंट्री की प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को भी जो है उसको भी यूज करे, यानी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करे और प्राइस स्टेबल भी रखे। ये जो एग्जिस्टिंग वाली है ये सिर्फ यूएस का जो फेड है उसकी दोनों दोनों क्राइटेरियाज हैं, उसका उसको एम्प्लॉयमेंट में भी करना होता है और उसको प्राइस भी स्टेबल रखना होता है। लेकिन इसको चेंज करके वो ये कह ही रहे हैं कि सेंट्रल बैंक की जो बुनियादी जिम्मेदारी है, प्राइमरी जिम्मेदारी प्राइस स्टेबिलिटी यानी इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। ऑल्दो कि पाकिस्तान के अंदर हमने ये देखा कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो यानी 60% क्योंकि आपका जो बास्केट है वो फूड या एनर्जी पे है, तो आप डिमांड को कर्टेल ऐसे नहीं कर सकते। 9 ज़्यादातर आपकी जो इन्फ्लेशन है वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। लेकिन बहरहाल इन्होंने प्रपोज ये किया कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्राइस स्टेबिलिटी है। दूसरा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, यानी अगर अगर बैंक्स जो हैं वो डिफॉल्ट कर रहे हों, पैसे नहीं हो तो ज़ाहिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बैंक का काम होता है, द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। और तीसरा टर्शरी ऑब्जेक्टिव उनका ये है कि गवर्नमेंट के अगर कोई ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट के उसमें सपोर्ट करना। इफेक्टिवली तो आप ये देखें कि देखने में ये लग रहा है कि आपने क्लियरली प्रेम्बल चेंज किया है और एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट से हट के आप प्योरली प्राइस स्टेबिलिटी की तरफ आ गए। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि पिछले 2 साल में जब से आईएमएफ आए ये काम पहले ही हो चुका है। यानी पिछले जब हमने एक्सचेंज रेट गिराया था उसी टाइम के ऊपर स्टेट बैंक ने अपना रेट बड़ा तेजी से इंक्रीज कर दिया था और उनके जहन में सबसे ज्यादा फोकस यही था कि जी हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, वरना इस बात की कोई गुंजाइश नहीं थी कि रेट जो है वो 6.5 से 11% पे लेके जाते। दूसरी बात यह है कि जो दूसरा एक उन्होंने जो चेंज है इसके अंदर जो बड़ा वो ये कि मॉनेटरी एंड फिस्कल कोऑर्डिनेशन बोर्ड जिसको हेड करता है फाइनेंस मिनिस्टर, उसको प्रपोज कर दिया कि अबॉलिश कर दें कि फाइनेंस मिनिस्टर कहीं ज्यादा इन्फ्लुएंस ना करे स्टेट बैंक को, स्टेट बैंक इंडिपेंडेंट रहे। ऑल्दो कि मेरी जितनी भी बात हुई है स्टेट बैंक में, जितनी मतलब बात जो हमें अंदाजा है कि ये नॉन इफेक्टिव है, इस पे वैसे ही कोई खास मीटिंग वीटिंग इस पे होती नहीं है, होती भी है तो उसका कोई वो नहीं होता। तो इफेक्टिवली ये नॉन फंक्शनल क्लॉज है, लेकिन बाहर उसको भी उन्होंने खत्म कर दिया है। अच्छा, मैं जो आपको मिसाल देना चाह रहा था कि पिछले दिनों जो जब इन्होंने स्टेट बैंक ने अपना रेट बढ़ाया, आप सोचें कि 6.5 से 11% पे गए, 13% पे गए, तो उसके नतीजे में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्राइमरी बोरोअर है, तो उसको तकरीबन 1000 बिलियन रुपए इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ा। ये इतना बड़ा अमाउंट है कि ये तकरीबन पाकिस्तान के टोटल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर से ज्यादा है और पाकिस्तान का जितना टैक्स आ रहा है उसका 20% अमाउंट है जो एडिशनल देना पड़ा है। इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि हम जितना टैक्स जमा कर रहे हैं उसका 45% जो है वो हम इंटरेस्ट में दे रहे हैं, यानी सूबों को देने के बाद और इंटरेस्ट देने के बाद फेडरल गवर्नमेंट नेगेटिव में आ जाती है और ये ह्यूज अमाउंट में आप हम दे रहे हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट ने हालांकि प्राइस भी स्टेबल नहीं कर सकी, लेकिन उसने 6.5 से 11-13% तक अपना इंटरेस्ट रेट लेके गई, 1000 बिलियन रुपए ज्यादा दिए उन्होंने। और उससे आप नहीं पूछ सकते कि भाई आपने ये क्यों किया, कि आपको पता है कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान 1% के ऊपर तकरीबन 150 से 200 बिलियन गवर्नमेंट को और हिट आती है। तो उन्होंने ये 6% बढ़ाया और 10,000 बिलियन ज्यादा दे दिया। उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि वो 400 यानी इन्फ्लेशन कम करेंगे, लेकिन ये कि मैंने अभी डॉक्टर हफीज पाशा कुछ दिनों पहले देखा था कि उन्होंने बताया कि 400 बिलियन जो है वो प्राइवेट बिजनेस ने मजीद इंटरेस्ट दिया। उसके नतीजे में ये हुआ कि इन बिजनेस ने अपनी प्राइसेस बढ़ाई और इससे इन्फ्लेशन और इंक्रीज ही हुआ। यानी ऐसा नहीं हुआ कि इन्फ्लेशन कम हो गया हो, क्योंकि जब जाहिर है एज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी कॉस्ट बढ़ रही हो तो आप प्राइस और इंक्रीज कर देते हैं। तो जो काम करने गए थे वो भी काम नहीं किया हुआ और गवर्नमेंट को हिट भी बड़ी लग गई। तो ये जो इंटरेस्ट की पेमेंट है, और ये जब कोविड-19 हुआ शुक्र उसके बाद जो है वो थोड़ा सा आईएमएफ ने जरा कंट्रोल अपना कम किया, तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट कम किया और आप देखिए इंटरेस्ट रेट कम होते ही इन्फ्लेशन भी जो डबल डिजिट में था तकरीबन 15-16% वो नीचे होके तकरीबन अब सिंगल डिजिट में आ गया है, 8-9% के आसपास चल रहा है। तो ये बात समझने की जरूरत है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो आप बढ़ा के इसलिए पाकिस्तान में प्राइस कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि आपकी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है ज्यादातर,
और दूसरी बात ये है कि अगर आप कर भी लें इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन इतनी बुरी चीज़ नहीं है जितनी ये है कि गवर्नमेंट के सारे रिसोर्सेज इंटरेस्ट में चले जाएँ। ज़ाहिर है गवर्नमेंट गरीबों की हेल्प कैसे करेगी, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बिल्ड करेगी अगर उसे सारे पैसे इंटरेस्ट में देने पड़ेंगे। ये दुनिया के वाहिद 2-4 ममालिक में पाकिस्तान है जहाँ तकरीबन 45% से 50% तक मैं आपको आगे आके और भी आपसे डिस्कस करता हूँ कि हम इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं टैक्सेस के अंदर। अच्छा जो बकिया कुछ चेंजेस हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्सचेंज रेट के अंदर कोई मतलब कोई इन्होंने कहा है कि इंडिपेंडेंट कर देंगे। एक्सचेंज रेट पिछली गवर्नमेंट ने ज़रा फिक्स रखा था, उसकी वजह से आपकी थोड़ी एक्सपोर्ट भी मुतासर हुई थी और करंट अकाउंट का डेफिसिट था, वो पिछले 2 साल से वैसे ही मार्केट फोर्सेस पे चल रहा है, तो इस चेंज का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। यानी एक्सचेंज रेट अभी भी जो है वो इंडिपेंडेंट पॉलिसी है और उसके नतीजे में कोई अगर आप उसको स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट भी कर रहे हैं, तो उससे अभी भी वो इंडिपेंडेंट ही काम कर रहा है। इंटरेस्ट रेट पॉलिसी में मैंने आपको बता दिया अभी भी इंडिपेंडेंट है। पिछले दिनों बड़े आराम से वो अपनी रेट लेके डबल कर दिया, कोई पूछने वाला उनको नहीं था। तो इस एक्ट से ऑलरेडी इस मामले में इंडिपेंडेंट है वो। ये बात जो इन्होंने की थी हमारे पिछले जो मुकर्रर थे उनकी बात भी थी कि स्टेट बैंक के एक्शंस को कोई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता। तो मैंने आपको बताया था कि न्यू लिबरल इकोनॉमी में वो टेक्नोक्रेट्स की बात कर रहे हैं कि वो गवर्नमेंट चलाएं, वो मेन चीजें चलाएं। तो उसमें वो कहते हैं कि जी मॉनेटरी पॉलिसी में आप अच्छा भी होता है खराब भी होता है, लेकिन उसको आप अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते अनलेस के मैलिफाइड इंटेंशन हो या जो है वो बैड फेथ में। अब आप ये कहें कि जी स्टेट बैंक की वजह से 1000 बिलियन गवर्नमेंट को और देना पड़ा, तो वो कहेंगे नहीं हमने तो जी प्राइस कंट्रोल करने की कोशिश की थी, हमने तो हॉट मनी लाने की कोशिश की थी स्टेट एक्सचेंज रेट को बरकरार रखने के लिए। तो वो बात ये कह रहे हैं कि जी मैलिफाइड इंटेंशन ना हो, उस वक्त तक आप इसको उनकी चीज को चैलेंज नहीं करते। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे आप मिलिट्री की चीजों को चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में जाके, आप जुडिशरी के जजेस को चैलेंज नहीं कर सकते, जुडिशरी वो उनका अपना ही वो होगा, वही चैलेंज करेंगे। तो ये मेरा ख्याल है अभी एक तीसरा इदारा बन रहा है इलेक्शन कमीशन के साथ कि जो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा होगा। दूसरी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि स्टेट बैंक को इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि वो गवर्नमेंट को लैंड ना करे। इस वक्त पोजीशन ये है कि पाकिस्तान में तकरीबन डिपॉजिट्स हैं, 15 ट्रिलियन रुपए के डिपॉजिट्स हैं। और जो गवर्नमेंट का जो डोमेस्टिक डेट है जो बैंकों से लिया हुआ है, वैसे तो डोमेस्टिक डेट 24 ट्रिलियन है, लेकिन जो बैंकों से लिया हुआ वो तकरीबन 16 ट्रिलियन है, जिसमें से 6 ट्रिलियन इन्होंने स्टेट बैंक से लिया हुआ है, 10 जो है वो नॉर्मल बैंकों से लिया हुआ है। स्टेट बैंक जब गवर्नमेंट को कर्जा देता है तो उसमें गवर्नमेंट की कोई कॉस्ट इस तरह से नहीं आती कि वो देता तो ट्रेजरी बिल के रेट पे गवर्नमेंट को पे कर देती है, लेकिन स्टेट बैंक का जो इंटरेस्ट होता है वो दोबारा गवर्नमेंट के पास आ जाता है, तो इफेक्टिवली आपकी कॉस्ट उस तरह नहीं आ रही होती। लेकिन उससे आईएमएफ का ख्याल है और बाकी लोगों का जो इदारे हैं उनका ख्याल है कि जी इन्फ्लेशन उससे बढ़ रहा है और उसकी वजह से जो है वो ये कह रहे हैं कि ये स्टेट बैंक लैंड ना करे। लेकिन अब मसला ये है कि अगर स्टेट बैंक लैंड नहीं करेगा तो ये 6 ट्रिलियन जो है वो प्राइवेट बैंक्स के पास तो टोटल डिपॉजिट ही 15 ट्रिलियन है। इसका मतलब है कि सारे के सारा प्राइवेट बैंक जो है वो जाके गवर्नमेंट को दे देंगे और उनके पास जो है वो लोगों को देने के लिए या प्राइवेट बिजनेस को देने के लिए क्या होगा। तो ये इम्प्रैक्टिकल है। ये वाला लॉ इन्होंने 2011 में भी पास किया, 2011 में पास किया था और उस वक्त 1.5 ट्रिलियन का स्टेट बैंक से कर्जा था। लेकिन हुआ ये कि ये कहा कि जी पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। वो हर दफा पार्लियामेंट से अप्रूवल ले लेते हैं, हालांकि वो चीज एक्सेप्शन थी लेकिन वो ले लेते हैं। तो ये लॉ पहले ही पास हो चुका है। अभी भी प्रैक्टिकल नजर नहीं आ रहा कि स्टेट बैंक से आप लैंडिंग के बगैर गवर्नमेंट चला सके। तो अच्छा, ये मैं आपको बता रहा था कि स्टेट बैंक से पाकिस्तान की लैंडिंग है वो सिर्फ 15% है इस वक्त ना टोटल जीडीपी का, जबकि दुनिया में हर जगह जो है ना वो ये लैंडिंग बहुत हो रही है, क्योंकि न्यू इशू ये है कि अमेरिका में भी यूरोप में भी लोग टैक्स नहीं जमा कर पा रहे। तो जब टैक्स नहीं जमा कर पा रहे तो गवर्नमेंट के जो खर्चे होते हैं वो कहाँ से करें। सबसे अच्छा तो ये कि आप दौलतमंदों से टैक्स लें। अगर वो उसके दो तरीके हैं कि आप वेल्थ पर टैक्स लें या इनकम पर टैक्स लें, वो नहीं हो पाता तो वो कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स लगाएंगे, सेल्स टैक्स आपने वसूल कर लिया, वो भी नहीं होता। तो फिर एक तरीका ये होता है कि आप डेफर टैक्स, जिससे आप कहते हैं ना कि आज आप कर्जा ले लें और बाद में टैक्स कर लेंगे लोगों को। अब ये पोजीशन हो जाती है कि जब आप वो भी नहीं कर पा रहे पाकिस्तान में, आपके पास क्योंकि डिपॉजिट्स कम है, तो फिर तरीका ये होता है कि इन्फ्लेशनरी तरीका होता है कि आप जो है वो थोड़ी करेंसी छापें और उससे काम चलाएं। तो बात ये हो रही है कि ये चीज दुनिया भर में हो रही है, यानी अमेरिका के अंदर, जापान के अंदर तकरीबन जीडीपी का 117% जो है वो है उनका, उनके स्टेट बैंक ने उनको कर्जा दिया हुआ है। यूरोप के अंदर 47% है जो कर्जा उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान का सिर्फ 15% है इस वक्त। उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि स्टेट बैंक से कि आप कर्जा ना दें क्योंकि इससे इन्फ्लेशन बढ़ रही होती है। ये बात कहने की है कि अमेरिका और जापान में इन्फ्लेशन नहीं है उस तरह से जिस तरह पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है, लेकिन मैं पहले से ही बता चुका हूँ कि इन्फ्लेशन से ज्यादा नुकसानदेह ये है कि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, आपकी इनक्वालिटी बढ़ रही है। अच्छा अच्छा, ये आखिरी जवाब में जो मैं करना चाह रहा हूँ वो ये मैंने एक चार्ट आपके सामने रखा है। इसमें आप देखिए कि इसमें जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को एक तरफ दिखाया गया है और एक तरफ ये दिखाया गया है कि आपके कितने पैसे जो हैं वो आप टैक्सेस के पैसे आप
इंटरेस्ट में दे रहे हैं। तो आप ये देखिए कि पाकिस्तान का तकरीबन जो जो वो है गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी रेशो है वो 80% है। कि अगर आप वाई एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं हम तो 80% पे आ रहा है, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज यानी एडवांस कंट्रीज का 120% के ऊपर है, हमसे ज़्यादा है। लेकिन क्योंकि उनका इंटरेस्ट रेट इस वक्त बहुत कम है और इंटरेस्ट रेट उनका तकरीबन जीरो के करीब है। अगर आप एवरेज इंटरेस्ट रेट देखेंगे एडवांस कंट्रीज का तो अमेरिका में इस वक्त जीरो है, यूरोप में जीरो है, जापान में तो बहुत दिनों से जीरो किया हुआ है उन्होंने। तो उनका सिर्फ जो टैक्सेस की अमाउंट है उनका 5% जो है टैक्सेस के अमाउंट इंटरेस्ट में जा रहा है, जबकि हमारी क्या पोजीशन है, हमारा तकरीबन 45% जा रहा है। तो मैं यहाँ पे जो मैं सजेशन देना चाह रहा हूँ, मेरा ख्याल इस पर डिस्कस भी करना चाहिए। कुरान में भी ये है, कुरान शरीफ में भी ये है कि जी इंटरेस्ट जो है वो आपके यहाँ ग्रोथ को ख़त्म कर देता है, यानी बरकत ख़त्म कर देता है। और ये हमने जदीद कोरोना के ज़माने में भी देखा कि सारी इकोनॉमीज़ ने, अमेरिका, यूरोप, इन सब ने अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए इंटरेस्ट रेट जो भी 2% थे वो भी कम करके ज़ीरो कर दिए। यानी जो 1400 साल पहले कुरान ने कहा वो आज साबित हो रहा है कि जी इंटरेस्ट से आपकी ग्रोथ जो है वो ख़राब हो जाती है और आप इंटरेस्ट कम करेंगे तो उससे आपकी ग्रोथ बढ़ेगी। तो बात ये है कि जो अगर पूरी दुनिया ने, सारी एडवांस कंट्रीज ने अपना रेट 1% से कम किया हुआ है, तो हमारे पास सबसे अहम चीज़ ये है कि हम 7% अभी रेट है, उसको ग्रेजुअली कम करके नीचे लेके आएँ। एक तो ये कि मदीने की रियासत में कोई अच्छी बात भी नहीं लगती कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रेट आपने रखा हुआ है। उसका मकसद सिर्फ ये बताते हैं कि हम एक्सचेंज रेट को का फ़ायदा होगा, हॉट मनी कुछ आ जाएगी, लेकिन वो हॉट मनी का भी या इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर लेंगे। हमने ये देखा ना इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है उससे, ना जो है वो हॉट मनी आई और वो उससे पहले चली गई। तो लेकिन अगर ये 7% से नीचे करके 4-5% और गिरा दें, तो जो गवर्नमेंट का जो तकरीबन 2000 बिलियन रुपए जो है वो बच सकते हैं। और ये रकम इतनी बड़ी है कि अगर ये डेवलपमेंट में खर्च की जाए और ये बकिया गरीबों के लिए खर्च की जाए तो पूरी आपकी इकोनॉमी खड़ी हो सकती है। इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि तकरीबन 1/3 लोग ऐसे हैं कि जिनके पास प्रॉपर खाने पीने को नहीं है, सतह गुर्बत से नीचे हैं। तो आप जब तक आप इन लोगों को इनको की ज़रूरियात पूरी नहीं करेंगे, इनको प्रोडक्टिव नहीं बनाएँगे, तो ना आपकी इकोनॉमी तरक्की कर सकती है, इसलिए कि डिमांड ही पूरी नहीं है। जब आप 35% लोग डिमांड ही नहीं कर पा रहे, तो आपकी प्रोडक्शन जीडीपी कैसे ग्रो करेगी? ना आप जो है वो माशी तौर पे तरक्की कर सकते हैं, ना आप सोशली भी आप उनको, दुनिया में तो ये है कि तालीम वाली मुफ्त है, तो उनके बच्चे पढ़ के आगे निकल जाते हैं। लेकिन इनको तो आपने पढ़ने की और सेहत की भी कोई सहूलत दे दी, तो एक सोशल अपवर्ड मोबिलिटी का भी कोई चांस नहीं है। और फिर मेरा ख्याल ये है कि अखलाकी तौर पे, मज़हबी तौर पे हम पे सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी इन लोगों की है। तो एक तो ये कि इंटरेस्ट रेट कम करने चाहिए बिल्कुल, उसके नतीजे के अंदर दुनिया में हो रहा है। कोई मतलब पहले तो ये बात होती है ना कैसे निज़ाम चलेगा? भाई अब तो दुनिया में सारे बड़े ममालिक के अंदर जो है इंटरेस्ट रेट, हम इस्लामिक बैंकिंग की बड़ी बात कर रहे होते हैं, लेकिन हम ये बात नहीं करते कि हमने सबसे बड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट क्यों रखा हुआ है? तो एक चीज़ तो ये करने की बात है। दूसरा ये है कि जो हमारे जो मालदार लोग हैं, उनसे जब तक कि आप जो है वो उनका हिस्सा गुर्बत के खात्मे के लिए, मुल्क के उसके लिए नहीं करेंगे, यानी अभी इस वक्त हो ये रहा है कि इन्फ्लेशन को खत्म करने के लिए क्या कर रहा है कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। मैंने सुना था पंजाब गवर्नमेंट हर दफा 5 अरब रुपए दे देती है हर महीने शायद। तो वो सब्सिडी जो सबके पास जा रही है, उसका इस तरह फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप सब्सिडी जब तक टारगेटेड ना दें तो उसमें अमीर लोगों को भी फायदा हो रहा है और गरीबों को भी फायदा हो रहा है। और यानी लोग यहाँ पाकिस्तान में ऐसे हैं कि इन्फ्लेशन पे शोर मचा रहे होंगे कि भाई आलू प्याज बढ़ गई है, लेकिन ये कि वो वैसे किसी बड़े होटल में जाएंगे तो बड़ा बिल, उसमें उनको कोई परेशानी नहीं होगी, और ब्रांडेड कपड़े खरीदेंगे उसमें परेशानी नहीं होगी, लेकिन आलू प्याज पे जो है वो परेशानी होगी। हालांकि आलू प्याज में हमें समझना चाहिए कि पाकिस्तानी बेच रहा है, पाकिस्तानी खरीद रहा है। अभी अगर पिछले दिनों जो गेहूं की प्राइस बढ़ी, आटे की प्राइस बढ़ी, तो आप हमें ये समझना चाहिए कि सपोर्ट प्राइस भी आपने बढ़ाई। अगर 1250 से आप 1700-1800 पे लेके जाएंगे तो प्राइस तो बढ़ेगी शहरी, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि जो गांव में ज्यादा गुर्बत है रूरल एरियाज के अंदर, इसी तरीके से शक्कर के अंदर, अगर शक्कर पे पूरी चीनी के ऊपर पूरी पाकिस्तान में मीडिया शोर मचा रहा है कि बड़ा बढ़ गया, लेकिन अगर आप पर फैमिली देखें तो 2-2.5 किलो यूज करते हैं। 20 रुपए तक के की 20 रुपए की कॉस्ट है, जो 40-50 रुपए की आपकी कॉस्ट बनती है, उस पर शोर मचा हुआ है। लेकिन अगर आपको इन्फ्लेशन खत्म करना है तो उसका तरीका ये कि आप गरीबों को डायरेक्टली जो है वो रकम फराहम करें, उनको इंसुलेट करें। तो मेरे ख्याल में 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो ये कि जो हम स्टेट बैंक के हवाले से कि इंटरेस्ट रेट पे इनको गौर करना चाहिए, और गवर्नमेंट को और ये करना चाहिए कि वो अमीरों से जो है वो ज़कात का निज़ाम नाफिज करे, वेल्थ टैक्स का निज़ाम नाफिज करे, और गरीबों को इंसुलेट करे, बजाय कि हर तरफ तीर चला रही हो और शोर मच रहा हो कि जी इन्फ्लेशन बहुत है और फ़ायदा उसका ना हो रहा हो। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया।